नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। तथ्य संकलन की विधि साक्षात्कार की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने साक्षात्कार का अर्थ समझा, साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया को समझा कि किस प्रकार अनुसंधानकर्ता किसी विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सूचनादाता से साक्षात्कार विधि के माध्यम से तथ्य संकलित कर सकता है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस विषय के तीसरे भाग में बात करेंगे साक्षात्कार विधि के गुण एवं दोष के बारे में। हम सभी जानते हैं कि अनुसंधान की कोई भी विधि अपने आप में संपूर्ण नहीं है। किसी विधि में कुछ अच्छे गुण होते हैं तो कुछ उसकी कमज़ोरियाँ या उसकी सीमाएं होती है, कुछ लिमिटेशंस होती है, जिसके कारण हम सभी अनुसंधान के जो विषय हैं उन्हें एक ही प्रकार की विधि से नहीं समझ सकते, या तथ्य संकलन करने के लिए अलग अलग प्रकार के तथ्यों के संकलन के लिए हमें अलग अलग प्रकार की विधियों को चुनना पड़ेगा। साक्षात्कार विधि भी कुछ मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। पहले हम इसके कुछ विशेष गुणों की या महत्व की चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्य संकलन जब करते हैं तो मौखिक सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके माध्यम से हमें अवलोकन का अवसर भी मिलता है। कुछ गुणात्मक और प्राथमिक तथ्य हम इसके माध्यम से संकलित कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के रूप में अगर हम देखें तो साक्षात्कार विधि का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। साक्षात्कार विधि वो विधि है जिसके द्वारा हम सामने बैठे हुए व्यक्ति के उद्वेगों को समझ सकते हैं, उसकी भावनाएं, उसके विचार, उसका जो हाव भाव है, उसके चेहरे की अलग अलग मुद्राएं हैं, जिस तरीके से वो अपने हाथ को मसलता है या पैर हिलाता है या बोलते वक्त आपसे नज़रें मिलाता है या धीमी आवाज़ में बात करता है, कई बार बहुत उग्र होकर बात करता है। ये सारी चीज़ें सूचनादाता की जो मानसिक स्थिति है उस तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। तो साक्षात्कार जो विधि है वो अनुसंधानकर्ता को ये बेनिफिट देती है कि इसके माध्यम से हम सूचनादाता की मनोवैज्ञानिक जो परिस्थिति है उसे भी समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कि सभी स्तर के लोगों से इस विधि के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है। चाहे कोई व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, बुज़ुर्ग हो, यंग हो या एक छोटा बच्चा हो, किसी से भी अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है तो साक्षात्कार सबसे श्रेष्ठ विधि है, क्योंकि इसमें हम हर प्रकार के वर्ग के लोगों को समझ सकते हैं, उनकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं और उनसे किसी विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन भी इसके माध्यम से संभव है। यानी बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले घटित हो चुकी हैं, परंतु वर्तमान समय में अगर हम उनके कारणों को समझना चाहते हैं, उनके परिणामों को समझना चाहते हैं या उस समय विशेष की परिस्थितियों को समझना चाहते हैं, तो जो भी लोग उसके दर्शक रहे हैं या जिन्होंने उस पर्टिकुलर परिस्थिति का सामना किया है, उसे महसूस किया है, उन सब के साक्षात्कार लेकर हम भूतकालीन घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर इवेंट में कोई लोग अगर शामिल हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको केंद्रित साक्षात्कार के बारे में बताया था कि फोकस्ड इंटरव्यू होते हैं जो किसी घटना विशेष से संबंधित लोगों से सूचना प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो भूतकालीन जो घटनाएं हैं उसको समझने के लिए हम, क्योंकि आप प्राथमिक डेटा और किसी तरीके से वहाँ पर कलेक्ट नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो लोग उसके विटनेस रहे हैं उनसे हम साक्षात्कार करें। अमूर्त घटनाओं का मतलब होता है कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसे तथ्य जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मूर्त और अमूर्त, मूर्त हम कहते हैं कॉन्क्रीट को और अमूर्त होता है एब्स्ट्रैक्ट, यानी ऐसे फिनोमिना, ऐसे तथ्य, ऐसी घटनाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो उन अमूर्त पक्षों का, एक मानव जीवन से संबंधित जो अमूर्त पक्ष हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, घृणा है,
कुछ मानवीय भावनाएं जो हैं, ईर्ष्या है, जिसे हम एज सच नहीं समझ सकते या सिंपली एक सतही अध्ययन के आधार पर नहीं समझ सकते, उनके लिए डिटेल स्टडी की ज़रूरत होती है। उन सब का अध्ययन साक्षात्कार विधि के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट है पारस्परिक प्रेरणा का लाभ। पारस्परिक प्रेरणा का मतलब है साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता, यानी अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता, ये दोनों एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, हम जनरली भी अगर किसी से बातचीत करते हैं तो जो एक इंटरेक्शन होता है उसके बीच में वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। यहाँ पर भी यही होता है। साक्षात्कारकर्ता का बिहेवियर जो होगा, उसका पोलाइटनेस होगी, उसकी बातों में विनम्रता होगी, क्वेश्चन जब पूछने का जो अंदाज़ होगा उसमें सभ्यता होगी, सरलता होगी, और आई टू आई कांटेक्ट करके अगर वो उत्तरदाता से बात करता है तो वो पारस्परिक प्रेरणा का लाभ उसे इंटरव्यू में मिल सकता है। एक घनिष्ठता उससे डेवलप हो जाती है और कई बार इस घनिष्ठता के कारण सूचनादाता कुछ गोपनीय या महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसकी जानकारी भी साक्षात्कारकर्ता को देता है। सूचनाओं का सत्यापन भी यहाँ साथ ही साथ संभव होता है, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जब आप बैठे हैं, सूचनादाता से आप बात कर रहे हैं, तो आप उसकी हाव भाव को पढ़कर सूचनाओं को, यानी इस विधि से प्राप्त सूचनाओं को प्लस जो अन्य विधियों से आपने सूचनाएं प्राप्त की है, उन सब का सत्यापन हम इस विधि के माध्यम से कर सकते हैं। घटनाओं के अवलोकन का भी हमें अवसर मिलता है। आप सिर्फ अगर टेलीफोनिक बात कर रहे हैं या प्रश्नावली के माध्यम से बात कर रहे हैं, सूचना संकलित कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें अवलोकन का अवसर नहीं मिलता। लेकिन साक्षात्कार में जब आप फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं तो आई टू आई कांटेक्ट के माध्यम से और व्यक्ति के हाव भाव के माध्यम से हम अवलोकन कर सकते हैं और सत्यता का भी पता लगा सकते हैं। साक्षात्कार के माध्यम से विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। कुछ सूचनाएं हम मांगते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस हम पूछते हैं, और कुछ चीज़ें हमें अपने आप वहाँ पर समझ आ जाती है। यानी विविध प्रकार की सूचनाएं, किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, आयु, लिंग, कई बार इन सारी चीज़ों को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो साक्षात्कार के दौरान अपने आप हमें समझ में आ जाती है। लचीली विधि साक्षात्कार को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक रिजिडनेस नहीं है, कुछ बिल्कुल कट्टरता नहीं है, कठोरता नहीं है। विषय वस्तु के हिसाब से सूचनादाता के साथ हम एक फ्लेक्सिबल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यानी जिस भाषा में सूचनादाता समझना चाहता है, साक्षात्कारकर्ता कई बार उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है। उसके मूड को या उसका जो भय है या हर्ष है, उसको भांप कर वो अपने प्रश्नों का क्रम भी बदल सकता है। उसे रिलैक्स करने के लिए पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछकर फिर अपने विषय पर आ सकता है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो साक्षात्कार विधि के अधिकांश प्रकारों में हमें मिलती है। तो ये साक्षात्कार विधि के कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसके कारण सामाजिक अनुसंधान के विषय में साक्षात्कार विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु कुछ सीमाएं भी हैं इसकी, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि हर विधि की हो सकती है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर साक्षात्कार विधि की सीमाओं के साथ साथ में वो साक्षात्कारकर्ता की सीमाएं भी है। यानी अगर साक्षात्कारकर्ता समझदार नहीं है, उसकी अंतर्दृष्टि दोषपूर्ण है या सूक्ष्म दृष्टि की कमी है, स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है, तो चाहे वो कितना भी प्रशिक्षण प्राप्त हो या साक्षात्कार कितने भी अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जाए, लेकिन उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं निकल सकते जितना कि अनुसंधान के लिए आवश्यक है। कुछ मुख्य बातों की अगर हम बात करें तो स्मरण शक्ति पर बहुत अधिक निर्भरता साक्षात्कार विधि में रहती है। अगर हम साक्षात्कार करते समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है, यानी तब हम शायद स्मरण शक्ति पर इतने निर्भर ना हो। परंतु सूचनादाता को कंफर्ट देने के लिए या उसके हेजिटेशन को कम करने के लिए कई बार ये किया जाता है कि कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती, चाहे वो टेप रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो। हम सिर्फ फेस टू फेस बात करते हैं और जो भी उत्तर मिलते हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है। परंतु
ये स्मरण शक्ति पर जो भरोसा है ये कई बार हमें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ तथ्य भूले भी जा सकते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट हाव भाव उस वक्त आपको देखने को मिले, हो सकता है हम बाद में जब उन चीज़ों को रिमाइंड करें तो वो चीज़ें भूल जाएं। तो स्मरण शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण साक्षात्कार विधि कई बार या कई अध्ययनों में उतनी सफल सिद्ध नहीं हो पाती। पक्षपात की संभावना साक्षात्कार विधि में पूरी तरीके से रहती है, क्योंकि सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता इन दोनों के विचार, मूल्य, संस्कृति अलग अलग हो सकती है। किसी घटना या किसी प्रश्न या किसी विषय से संबंधित उनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। किसी से व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। तो जब वो अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो व्यक्तिगत भावनाएं और पक्षपात जो है वो कई बार अध्ययन की जो वैज्ञानिकता है उसको प्रभावित करते हैं। कुशल साक्षात्कारकर्ता की समस्या साक्षात्कार विधि में बहुत अधिक रहती है, क्योंकि जो अध्ययन है वो पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि साक्षात्कारकर्ता कितना योग्य है, कुशल है, प्रशिक्षण प्राप्त है, उसमें वाक्पटुता कितनी है, बौद्धिक ईमानदारी कितनी है, या तुरंत सामने जो अनुसंधान सूचनादाता बैठा है उसका मूड भांप कर वो किस तरीके से अपने क्वेश्चनिंग को मोल्ड कर सकता है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो साक्षात्कार सफल नहीं हो सकता। तो कुशल साक्षात्कार होना बहुत आवश्यक है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हमें हमेशा प्रशिक्षित कुशल साक्षात्कारकर्ता ही मिले। प्रणाली ये बहुत खर्चीली है, समय भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है, क्योंकि एक एक व्यक्ति से पहले आपको समय लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसे इंटरव्यू करना पड़ेगा। इंटरव्यू अपने आप में एक लंबा मेथड होता है, इसमें आपका खर्चा भी अधिक होगा, चाहे वो स्टेशनरी का खर्चा हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स के लिए खर्चा हो, या कन्वेंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए जो खर्चा हो। ये सारे जो खर्च हैं, प्लस अगर आप एक साक्षात्कारकर्ताओं की पूरी टीम लेते हैं तो उन साक्षात्कारकर्ताओं का प्रशिक्षण, उनका वेतन, उनका यात्रा व्यय, ये सब मिलाकर ये एक खर्चीली प्रणाली है। कई बार साक्षात्कार में भी अविश्वसनीय और अप्रामाणिक सूचनाएं मिलती है। अविश्वसनीय, इसे आप प्रामाणिक की जगह अप्रामाणिक पढ़िएगा। अविश्वसनीय और अप्रामाणिक इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सिंपली सिर्फ अवलोकन कर रहे हैं, जिसमें सूचनादाता को ये नहीं पता कि उसे देखा जा रहा है, तो उसका व्यवहार हमें नेचुरल देखने को मिलता है, यानी जैसा सहज व्यवहार उसका होगा वो आपके समक्ष भी दिखेगा। परंतु जब हम किसी विषय पर किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उसकी राय जानना चाहते हैं, तो ये आवश्यक नहीं है कि वो आपको सही सूचनाएं ही दे। उसका एक मोटिव ये हो सकता है कि वो आपको प्रभावित करना चाहता है या वो आपके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहता है। इसके कारण वो कई बार हमें गलत जानकारी भी उपलब्ध करा सकता है। अपूर्ण सूचनाएं भी देता है एक सूचनादाता। साक्षात्कारकर्ता चाहे कितनी भी बार पूछे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जानकारी जो वो छुपाना चाहता है वो उसे किसी भी प्रकार से छुपा लेता है या ऐसे प्रश्नों को वो टाल देता है। एक और समस्या जो साक्षात्कारकर्ता के लिए यहाँ पर पैदा होती है वो है हीनता की भावना। एक कॉम्प्लेक्स उसमें डेवलप हो जाता है, जबकि बार बार में वो चक्कर काट रहा है और सूचनादाता उसे समय नहीं दे रहा है। क्यों? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि सूचनादाता पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। हमारे पास वो सूचनादाता ही एकमात्र सोर्स है जिसके माध्यम से हम किसी विषय विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब सूचनादाता पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कई बार जो अनुसंधान करता है या साक्षात्कार करता है, क्योंकि वो रेगुलरली उससे कांटेक्ट कर रहा है, उससे टाइम मांग रहा है, उससे निवेदन कर रहा है, उसके बावजूद भी वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता, तो उसके आत्मसम्मान को भी ठेस लगती है और इससे अध्ययन भी प्रभावित होता है। सूचनादाता पर अत्यधिक निर्भरता मैं आपको समझा चुकी हूँ। पृष्ठभूमि की भिन्नता अगर होती है, यानी जो अभी हमने पहले बात की कि पारस्परिक प्रेरणा मिलती है, साक्षात्कार के गुण में हमने भी बात की कि पारस्परिक प्रेरित करते हैं वो एक दूसरे को, सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता। परंतु अगर उनकी पृष्ठभूमि में बहुत अधिक भिन्नता है, यानी एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति के घर पर एक साक्षात्कारकर्ता जाता है
जो कि अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत उसने पार्टी वेयर कपड़े पहने हुए, एक फॉर्मल ड्रेस में वो अगर भी वहाँ जाता है तो कई बार उत्तरदाता उसे उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमें कई बार उसी स्तर पर आना पड़ता है जिस स्तर से सूचनादाता स्वयं आता है। तो पृष्ठभूमि की भिन्नता होने से उसे पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, पूरा जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके सामाजिक पर्यावरण, मूल्य, आदर्श और कई मामलों में भाषा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए या अपनी जो विचार है वो सामने व्यक्त करने के लिए, संचार के लिए, अगर उसमें विविधता है, हम किसी रीजनल जगह पर जा रहे हैं, रीजनल ग्रुप में जा रहे हैं अध्ययन करने, कोई क्षेत्रीय समूह में, अगर हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं तो वो अध्ययन हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। क्योंकि जब आप भाषा ही नहीं समझ पाएंगे, भाषा से संबंधित मुहावरे, कहावतें, कुछ पर्टिकुलर जो क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती है, उससे धीरे धीरे वहाँ पर कुछ मुहावरे या कहावतें डेवलप हो जाती है। अगर हम वो नहीं समझ पाते तो वो अध्ययन संभव नहीं है। न ही तो उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता की बात समझ सकता है, न ही साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता की। लास्ट जो प्रॉब्लम है साक्षात्कार विधि के साथ में, कि समुचित प्रशिक्षण के अभाव में ये विधि अनुपयुक्त है, पूर्णतः अनुपयुक्त है। साक्षात्कारकर्ता वही व्यक्ति हो सकता है जिसे कि समुचित प्रशिक्षण प्राप्त हो। जब हमने साक्षात्कार विधि की प्रक्रिया डिस्कस की थी, तब हमने बात की थी कि बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को समझा जाए और एक प्रशिक्षित व्यक्ति साक्षात्कार करे। अगर साक्षात्कारकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तो वो न तो मानव व्यवहार को समझ पाएगा, न वो प्रश्नों को ठीक से प्रस्तुत कर पाएगा, साक्षात्कार का संचालन वो ठीक से नहीं कर पाएगा, और जो आपके लिए वास्तविक सूचनाएं हैं वो हो सकता है नहीं जुटा पाए। तो साक्षात्कार विधि के लिए बहुत आवश्यक है कि जो अनुसंधान करता है उसे प्रॉपरली साक्षात्कार लेने के लिए, साक्षात्कार कंडक्ट करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो। तो ये साक्षात्कार विधि की कुछ सीमाएं हैं। परंतु साक्षात्कार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। मैं फिर से ही बात दोहरा रही हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है तथ्य संकलन की, जो कि आपको गुणात्मक अध्ययन का, व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अध्ययन का भी अध्ययन अवसर देती है, साथ ही साथ आपको अवलोकन का भी पूरा अवसर प्रदान करती है। इनफॉर्मल तरीके से हम कुछ बहुत संवेदनशील विषयों का भी अध्ययन अगर करना चाहें तो वो साक्षात्कार विधि के ही माध्यम से संभव है। गहन अध्ययन करना चाहें तो भी वो साक्षात्कार विधि के माध्यम से ही संभव है।